बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने थर्ड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का कंसर्न इस बात से बिल्कुल भी नहीं होता कि सोल्यूट कौन सा है, आया सोल्यूट ग्लूकोज है, सुक्रोज है या कोई और है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो दीज प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट। Following are the colligative properties. Number 1, lowering of vapor pressure. Number 2 is the elevation of boiling point and number 3 is the depression of freezing point. Elevation का मतलब होता है increase होना और depression का मतलब होता है decrease होना. And fourth colligative property is osmotic pressure. Applications क्या है इस colligative properties की? तो colligative properties की मदद से हम molecular mass of solute मालूम कर सकते हैं. We can determine the molecular mass of solute with the help of colligative properties. Next heading है why some properties are colligative. तो let suppose हमने यहाँ पर सॉल्वेट्स लिए हैं, ये 1 किलोग्राम वाटर है, इन तीनों बीकर्स में 1 किलो वाटर लिया है और वाटर ऊपर से ढका हुआ है, वाटर के कुछ वेपर्स होंगे और इन वेपर्स का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो इस वेपर प्रेशर को हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हम अब क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर यहाँ पर मैं डिज़ोल्व कर लेती हूँ 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी 0.1 मोलल सॉल्यूशन बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 1 मोल किसके बराबर होता है, जब हम किसी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगा देते हैं तो वो 1 मोल हो जाता है। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, तो हमने 1/10 ऑफ 60 लिया है, यानी 60 को डिवाइड कर दिया है 10 से, तो ये 6 हो जाएगा। 60 से 60 का 1/10 6 हो जाता है, तो 6 क्या हो जाएगा अब 0.1 मोलल। 1 मोलल सोल्यूशन के लिए आपको 60 ग्राम यूरिया डिज़ोल्व करना पड़ेगा, जबकि 0.1 मोलल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 6 ग्राम ऑफ यूरिया 1 किलोग्राम वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये यूरिया का सॉल्यूशन है पानी के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर हमने 0.1 मोलल ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया है, उसके लिए हमने 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है और यहाँ पर तीसरे कंटेनर में हमने 0.1 मोलल सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाया है। तो 0.1 मोलल सुक्रोज बनाने के लिए 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज हमने डिज़ोल्व किया है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। तो देखो 1 मोल के अंदर होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो 0.1 मोल के अंदर हो गए 1/10 ऑफ एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.02 रेज़ टू द पावर 23 का 1/10 होगा इस सॉल्यूशन के अंदर। यानी सॉल्यूट के इतने पार्टिकल्स होंगे, जबकि यहाँ पर भी 1/10 ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे और यहाँ पर भी 1/10 ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे। अच्छा, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट था और उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन बन गया, यानी 0.1 मोलल सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्यूट के मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो इन तीनों सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट सिंपल वाटर के मुकाबले में ज़्यादा होगा। इसी को तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इन तीनों सॉल्यूशंस के केस में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 0.052 होगा। अब देखो, इन तीनों सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है, भले ही सॉल्यूट का नेचर डिफरेंट हो। यहाँ पर यूरिया है तो यहाँ पर ग्लूकोज है और यहाँ पर सुक्रोज है। तो चूँकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी इन तीनों सॉल्यूशंस के लिए सेम होगा, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी इन तीनों सॉल्यूशंस के लिए सेम होगा, ये भी तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है।
और एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा 0.186 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हमने सेकंड सॉल्यूशन बनाए हैं, तो यहाँ पर 1 मोलल सॉल्यूशन बनाए हैं तीनों के। 1 मोलल यूरिया का सॉल्यूशन, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, 60 ग्राम, 60 जो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया है, तो उसके साथ ग्राम लगा दिया है, तो ये 1 मोल के बराबर हो गया। आपने 1 मोल ऑफ यूरिया को लेकर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर जब डिसॉल्व कर देना है, तो ये 1 मोलल यूरिया का सॉल्यूशन कहलाएगा। सिमिलरली 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाने के लिए 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करना होगा। और मोलल सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाने के लिए 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज को 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा। अब इन तीनों सॉल्यूशन चूँकि 1 मोलल है, तो इनके अंदर 1 मोल ऑफ 1 मोल यानी अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जो कि 6.02 रेज़ टू द पावर 23। तीनों सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सेम है, यानी 6.02 रेज़ टू द पावर 23, लेकिन सोल्यूट का नेचर डिफरेंट है। अब चूँकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए इन तीनों सॉल्यूशंस के लिए भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा। तो इन तीनों सॉल्यूशन के केस में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 0.52 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी देखें प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इन तीन सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100.52 डिग्री सेल्सियस होगा। तो डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट होगा 100.52 which is the boiling point of solution minus 100 which is the boiling point of pure solvent। तो ये डिफरेंस आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में 0.52, तो यही तो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा इन सॉल्यूशंस के लिए, तो वो होगा 1.86 डिग्री सेल्सियस। अब पीछे हमने बनाए थे 0.1 मोलल सॉल्यूशन इन तीनों सोल्यूट्स का, तो उस केस में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो था इसका 1/10 था। तो ये वाला जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, 1 यानी ये जो पिछला हमने 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाया था उसके लिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो 0.052 था, यानी 1/10 ऑफ 0.52। अब चूँकि वहाँ पर सॉल्यूशन भी 1/10 ऑफ मोल था। और सिमिलरली पिछली केस में जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 0.186, यानी इससे 10 गुना कम, चूँकि वो सॉल्यूशन भी 1 मोलर सॉल्यूशन से 10 गुना कम डायलूट था। अब ये जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल टी भी, इसको एब्सोल्यूस्कोपी कहा जाता है, और डेल टी एफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इसको क्रायोस्कोपी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी ऑब्जर्व होगी जब पहली कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, यानी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, यानी सॉल्यूट की मिकदार कम होगी। दूसरी कंडीशन है सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, यानी सॉल्यूट वोलेटाइल ना हो, वो वेपर्स बन के उड़ ना जाए। और तीसरी कंडीशन है सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स वो डिसोसिएट ना हो इनटू प्लस एंड माइनस आइन, जैसे NaCl। NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक, NaCl डिसोसिएट हो जाता है इनटू Na+ एंड Cl-। सिमिलरली यहाँ पर जो ग्लूकोज है C6H12O6 इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी इट इज़ द बेस्ट सॉल्यूट फॉर ऑब्जर्विंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हमने पीछे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखें यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर है, ऊपर से ढका हुआ है, तो वाटर के कुछ वेपर्स बनेंगे जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो डॉट्स ड्रा किए हैं ये वेपर्स ऑफ वाटर हैं, और इन वेपर्स का कुछ वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो इनका कुछ वेपर प्रेशर होगा जिसको हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूट के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया है, और सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक।
और ये सॉल्यूशन जो है ये डाइल्यूट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट फॉर ऑब्जर्विंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको ये 3 कंडीशंस जो है याद रखनी होगी, जहन में रखनी होगी। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस सॉल्वेंट के कम वेपर्स बनेंगे। तो यहाँ पर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूशन के वेपर्स कम होंगे, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होगा। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं P से। पीछे हमने राउल्ट्स लॉ में इस तरह का रिलेशन पढ़ा था। मैंने राउल्ट्स लॉ की 3 डेफिनेशन बताई थी, और जो सबसे लास्ट वाली डेफिनेशन थी उसमें था कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, इसको अगर हम खोल कर लिखें तो ये इस तरह होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम खोल कर लिखें तो वो कुछ इस तरह है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये डिवाइड में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, इनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है N1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है N2। तो N2 चूँकि सॉल्यूशन जो है वो बहुत डाइल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होंगे, तो N2 का जो फैक्टर है वो वेरी वेरी स्मॉल है, यानी इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो हम डी न्यूमिरेटर में से ये जो N2 का फैक्टर है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको अगर इग्नोर कर दें तो ये रिलेशन बन जाएगा N2 डिवाइडेड बाय N1। N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मेस बटे मोलर मेस। तो मेस को अगर हम W से रिप्रेजेंट करें और मोलर मास को M से रिप्रेजेंट करें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डी न्यूमिरेटर में से इग्नोर किया था। तो N2 की वैल्यू पुट की है ये, अब डी न्यूमिरेटर में N1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर फ्लिप अप कर देंगे। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास फाइनल। तो इसके अंदर से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर मालूम करना चाहेंगे तो M2 को साइड पे ले जाएंगे और बाकी सारी ये टर्म्स इस साइड पे आ जाएंगी। तो फाइनल रिलेशन जो निकल के आ रहा है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाय डेल P W2 M1 डिवाइड में आ जाएगा W1। अब इस इक्वेशन में M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, W2 is the mass of solute, M1 is the molecular mass of solvent, W1 is the mass of solvent, P0 is the vapor pressure of pure solvent and del P is the lowering of vapor pressure। तो इस फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मालूम कर सकते हैं, और भी ये सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं अगर बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू हमें पता हो तो ये था लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।